हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए अपने इस वाइवा के सीरीज में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपसे पूछा जा सकता है। एक छोटा छोटा टॉपिक जो हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम अच्छी तरीके से दे दिया है, ठीक है। आपको सारा चीज पूरा सिलेबस अच्छे से याद है, ठीक है। लेकिन वाइवा में क्वेश्चन मेनली छोटा छोटा पूछा जाता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपको वन लाइनर आंसर आपको देना रहता है, क्विक आंसर, ठीक है। तो वो कैसे आपको देना है, ठीक है, तो वो हम आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर अभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। वो आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर वही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको कंप्लीट वाइवा का जो सेशन है वो आपको मिल रहा होगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा हो या फिर वो मैकेनिकल का हो या फिर वो सिविल का हो, सबका एक ही साथ उसमें है, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सर्च करके यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, अपना क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्या है अभी BEE का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एक्टिव सोर्स, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी से, फिर एसी में जाएंगे, फिर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से जो क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सारा का सारा सारे मॉड्यूल से जो छोटा छोटा क्वेश्चन हो सकता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक और सबसे चीज कि आप लोग को जो फाइल दिया गया है बनाने के लिए एग्जाम में, ठीक है, कॉलेज की तरफ से जो आपको बताया गया है कि आपको ये फाइल बनाना है, तो आपको वो सारा जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया है उनको पढ़ लेना है, ठीक है। सारा फाइल जो आप लोगों ने बनाने दिया है वो सारा कौन सा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग की क्लास में कौन सा कैसा करवाया गया, तो आप तो मेरे से अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि अगर आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे जवाब करना है, ठीक है। तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा, ये हम लोगों ने क्या किया, लैब किया, ये लैब किया, ये लैब किया, इन सब चीज को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज एक्टिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या होता है भाई, एक्टिव सोर्स क्या होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन सेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है कि एक्टिव सोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव सोर्स वैसे सोर्स को बोलते हैं जो क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ठीक है। यानी कि एन एक्टिव सोर्स टिपिकली रेफर्स टू द सोर्स दैट एमिट एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट करे, ठीक है, सच है लाइट हीट, यानी कि वैसा चीज जो क्या करते हैं, एनर्जी एमिट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सोर्स। अब आता है दूसरी बात कि व्हाट इज पैसिव सोर्स। पैसिव सोर्स क्या बोलते हैं, A passive source typically refers to the source that does not emit energy, ठीक है, but it refers to the electrical energy to the external source, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कि ये क्या कर सकता है, एनर्जी सिर्फ रिट्रीव कर सकता है, ठीक है, ये एमिट नहीं कर सकता है। द पैसिव सोर्स टिपिकली रेफर्स टू द सोर्स डज नॉट एमिट एनर्जी बट इट्स ओन इंस्टेड रिलाइज ऑन द एनर्जी, यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर रिलाय रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैसिव सोर्स। चलिए अब आते हैं कि यूनिलैटरल और बायलैटरल क्या होता है, ठीक है। तो यूनिलैटरल क्या होता है भाई, यूनिलैटरल होता है ऐसा सब्सटेंस, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन से फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि ये कोई क्या चीज है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, करंट अगर इधर से मूव कर रहा है तो ठीक है, ओके है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर करंट ऐसे मूव करेगा तो करंट एज ए क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिलैटरल, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, ये भी कह सकते हैं। बायलैटरल क्या होता है भाई, बायलैटरल होता है ऐसा सब्सटेंस, जैसे ऐसा एलिमेंट जो क्या करे, करंट को फ्लो करने दे अपने से दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल। अब दूसरा चीज आता है व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो ये डीसी मोटर का है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहां पर भी बात कर लेंगे इसके बारे में। व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड एंड स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड इज स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एसी मोटर रोटेट। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब इट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। जो आप लोगों ने एसी सप्लाई दिया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, एसी सप्लाई। एंड द नंबर ऑफ द पोल, किसके ऊपर, नंबर ऑफ अ पोल, नंबर ऑफ अ पोल,
ठीक है, कितने पोल का आप लोगों ने एसी मोटर बनाया है। ठीक, अब दूसरा बात आता है मोटर स्लिप क्या चीज है। अब आता है स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। ठीक है, मतलब आपका जो रोटर मूव कर रहा है, ठीक है, जो रोटेटर आपने डाला हुआ है वो रोटर और सिंक्रोनस स्पीड दोनों स्पीड का माइनस कर दो तो वही हो जाता है स्लिप। ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड स्पीड ऑफ अ एक्चुअल मोटर, यानी कि रोटेटिंग शाफ्ट जो है उसका स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा स्लिप कहलाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा कि केवीएल क्या होता है। ठीक है, केसीएल क्या होता है, दोनों चीज आप लोगों ने अच्छे जानता है। केवीएल यानी कि करंट वोल्टेज लॉ और केसीएल बोले तो करंट किरचॉफ्स लॉ, सॉरी किरचॉफ्स करंट लॉ, मैंने बीच का मिला दिया। ठीक है, तो सम ऑफ ए करंट इंटरिंग एट अ जंक्शन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ए करंट, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब है किसी भी नोड पर जितना करंट आ रहा है वो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, अगर मान लें ये है हमारा I1 I2 एंड दिस इज I3 I4 एंड I5, कहने तो इसका सही क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज विल इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, ये बराबर होगा, ये क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, केवीएल किसको बोलते हैं, किसी भी लूप में क्लोज लूप में, ठीक है, टोटल जो हमारा जो वोल्टेज का जो समेशन होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इट विल इक्वल टू जीरो। कहां पर, क्लोज लूप में, इन अ क्लोज लूप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे KVL। कोई दिक्कत, ठीक है, वन लाइनर एग्जाम आंसर कैसे करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा आता है कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब इसी में भी पूछ सकता है कि थेवेनिन्स थ्योरम में और नॉर्टन्स थ्योरम में दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, तो वो क्या सिमिलरिटीज होता है भाई, देखो थेवेनिन्स पहले पढ़ लेते हैं कि एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद अ वोल्टेज सोर्स, जिसमें क्या हो, वोल्टेज सोर्स हो, रेसिस्टेंस हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के कंसिस्टिंग क्या एक सिंगल वोल्टेज जिसको हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज बोलेंगे, इन ए सीरीज विथ सिंगल रेसिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेवेनिन रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू द लोड। फॉर एग्जांपल कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सब सर्किट था, ठीक है, उसको हम लोग बदल के क्या करते, उसमें बहुत सारा बैटरी लगा हुआ था, बहुत सारा रेसिस्टर लगा हुआ था और कोई एक हम लोग लोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, उन सारे जो वोल्टेज है उसको बदल के हम लोग VTH बनाएंगे। ठीक है, एक वोल्टेज यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, VTH, और जितना भी रेसिस्टेंस है सबको हम लोग सॉल्व करके इक्विवेलेंट सर्किट बना के, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना के हम लोग RTH बनाएंगे। ठीक है, और हमारा एक R लोड रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर सजा देना है, कैसे सजाना है, देखो सबसे पहले एक आपको क्या लेना है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, उसके साथ आपको क्या लेना है, एक RTH जो सोर्स, और साथ ही हम लोग को क्या करना है, एगो लोड जो है उसको लगा देना है। अब यहीं पर डिपेंड करता है कि आप लोड को कैसे लगाते हैं, यहीं पर बताएगा कि थेवेनिन है या फिर नॉर्टन्स है। तो ये हो गया आपका VTH और ये हो गया आपका RTH। ठीक है, और ये हो गया RL। जब आप लोग RL एंड RTH इन किस में रखेंगे, सीरीज में, तो ये रहेगा आपका, किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। लेकिन जैसे ही आप RTH और RL को दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, आइए अब आता है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होगा, सारा चीज वही VTH। तो यहां पर जहां पर VTH लिखते हैं, VTH आप इसको बदल के EN लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज नॉर्टन्स। ठीक है, तो बात दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा कुछ, ये वोल्टेज सोर्स, ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, और अब जो लोड लगेगा वो क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RL, ये हो गया हमारा RTH। ठीक है, और ये हो गया VTH। दिस इज नॉर्टन्स थ्योरम, समझ में आ गया। यानी कि एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ अ वोल्टेज सोर्स एंड रेसिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट, जो उसमें क्या हो, सिंगल करंट सोर्स, ठीक है, इन पैरेलल विद द सिंगल रेसिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
नॉर्टन्स थ्योरम। अब आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद ऑप्टिमाइजिंग पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ठीक है, यानी कि जब कभी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब आपका जो लोड है, ठीक है, आरएल है, जब आरटीएच के बराबर हो जाएगा, मतलब है आरटीएच जो है हमारा ये बराबर हो जाए किसके, आरएल का, तब क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर विल बी, मतलब मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो डीसी वाला पार्ट था उसमें ये सब चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं उसमें अगर पूछ ले कि सीरीज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीज आप लोग को बताने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उन सब चीजों पे हाईलाइटेड किया गया जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आता है फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा पार्ट है, एसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होता है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन एन एसी सिग्नल मेजर इन हर्ट, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। जो बच्चा से पढ़ते आ रहा है वही चीज आपको फ्रीक्वेंसी पे भी चिपका देना है। ठीक है क्या चिपकाना है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है हर्ट्ज। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या चीज होता है भाई, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, इन मेनी कंट्रीज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इज 50, यानी कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना रखा गया, 50, वाइल इन अदर कंट्री 60। तो इससे आपको लेना देना नहीं है, बस एज ए नॉलेज की स्टैंडर्ड जो माना गया फ्रीक्वेंसी का वो 50 माना गया है। ठीक है, किसी किसी कंट्री में 60 भी माना गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप देखो अब आता है फेज। फेजर क्या होता है, ठीक है, फेज क्या होता है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, ठीक है, किस, ये मान लो अगर ये क्या है, कोई चीज, कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन टाइम के हिसाब से, किस पे, टाइम पे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना है किसके, वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेजर। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन अ वेव फॉर्म साइकिल ऑफन मेजर इन डिग्री, चाहे वो डिग्री में मेजर कर रहे हैं फिर या फिर पाई में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, फेज। और फेज डिफरेंस वोल्टेज का और करंट में अगर फेज डिफरेंट है तो पावर में इफेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैन इफेक्ट द पावर डिलीवर्ड इन एसी सर्किट। ओके, अब आते हैं इंपीडेंस क्या चीज होता है भाई, इंपीडेंस क्या चीज होता है, इंपीडेंस नथिंग, ये क्या चीज है, सेम एज रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अपोजिशन, जो भी अपोजिशन, यानी कि हम लोग डीसी सर्किट में इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट में उसको इंपीडेंस बोलते हैं, यानी कि जो भी आपको करंट मूव कर रहे हैं, आपको रोकने वाला अगर सामने में कोई है तो वो आपके लिए इंपीडेंस है। आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपका दोस्त पढ़ने नहीं दे रहा है तो वो आपके लिए क्या है, वो एक इंपीडेंस है। ठीक है, देखो टोटल अपोजिशन ऑफ ए सर्किट प्रेजेंट टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कॉम्बाइंड किससे किससे बन सकता है, रेसिस्टेंस से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक्स, ठीक है, रेसिस्टेंस हो गया, इंपीडेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि तीनों चीज से, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों से मिल के बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब आता है नेक्स्ट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आपको पता ही है, रेसिस्टेंस क्या चीज होता है, करंट, यानी कि द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट काउज बाय इंडक्टेंस, ठीक है, एल एंड कैपेसिटेंस सी इन अ सर्किट कैन इंडक्टिव आरएलसी कम्युनिटी, यानी कि सेम एज जितना भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा वही चीज। अब आता है पावर। पावर क्या चीज होता है, पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, मतलब पावर क्या होता है कि किस रेट से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, वॉट में। ठीक है, इसका यूनिट क्या है भाई, इसका यूनिट है वॉट। ठीक है, वाट है। पावर में भी क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है जिसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिव पावर भी हो सकता है, अपेरेंट पावर हो सकता है। तो अब ये तीन चीज क्या है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। ठीक है, अब इन चीजों को देखते हैं। एक्टिव पावर क्या होता है भाई, एक्चुअल पावर, जो सर्किट एक्चुअली में पावर कंज्यूम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, यानी कि द एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय सर्किट मेजर किसमें, इसको भी वाट, पावर है तो उसको वाट में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट। अब आता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है भाई, द पावर स्टोर, मतलब है कि जैसे कि इंडक्टेंस है, ठीक है, उसके बाद फिर है
कैपेसिटेंस, दोनों क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। अब कैपेसिटेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अपने ऊपर एनर्जी स्टोर करता है। तो वही है जब पावर स्टोर एंड रिलीज, ठीक है, यानी कि एक्चुअल पावर हो गया। ठीक है, उसके बाद द पावर स्टोर एंड रिलीज बाय इंडक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस मेजर इन वोल्ट एम्पीयर, मतलब जो भी पावर कैपेसिटर और इंडक्टर स्टोर करके फिर उसको रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। एपेरेंट पावर क्या होता है, इन दोनों की वजह से जो नेट पावर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एपेरेंट पावर। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजर इन अ वोल्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपेरेंट पावर। नो डाउट। चलिए अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर किसको बोलते हैं, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, पीक वैल्यू किसको बोलते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर क्या बोलते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू, मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज और करंट, ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंट एन इक्विवेलेंट डीसी सर्किट, मतलब है कि एसी सर्किट में जो करंट है और डीसी सर्किट में जो करंट है उसको एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है, अगर हम इसको इस वैल्यू को डीसी से कंपेयर करके हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, रेजोनेंस क्या एक ऐसा कंडीशन है किसमें, एसी सर्किट में, जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XL विल इक्वल टू XC। ऐसा कंडीशन अगर कभी भी एसी सर्किट में हो जाए वो क्या बनेगा, रेजोनेंस। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस। जब कभी भी किसी सर्किट में XL इज इक्वल टू XC हो जाए वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेजोनेंस। अब आता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू किसको बोलते हैं भाई, मान लें ये क्या है, हमारा वेव है, एक साइकिल है, एक साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू। कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब आते हैं ट्रांसफार्मर पे। अब आता है ट्रांसफार्मर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर हम लोग समझते हैं, जो आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, कोर किसको बोलते हैं, और टर्न्स रेशियो किसको बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात आती है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, देखो अगर मैं यहां पर ट्रांसफार्मर बनाऊं, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफार्मर। इधर क्या है, N1 है और ये हो गया हमारा N2। अब देखो जहां से पावर इनपुट करेंगे, ठीक है, और जहां से पावर, ठीक है, आउटपुट होगा। ठीक है, अब जो इनपुट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी। समझ में आ गया। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, द कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर दैट इज कनेक्टेड टू द इनपुट पावर सोर्स, इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पास थ्रू। ठीक है, मतलब जहां से पावर हम लोग इनपुट लेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। जहां से हम लोग पावर रिट्रीव करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं कि व्हाट इज कोर। कोर क्या चीज है, कोर क्या है, द मैग्नेटिक मटेरियल टिपिकली मेड ऑफ आयरन और फेरिट अराउंड विच द वाइंडिंग, मतलब है कि ये जो आपका जो कोर बना हुआ है, ये जो आपका जो कोर बना हुआ है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो ये पतले पतले स्ट्रिप्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। नो डाउट। अब आता है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ इस साइड का वाइंडिंग यानी कि N2 बाय N1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, E2 बाय E1, इट इज इक्वल टू V2 बाय V1 इज इक्वल टू I1 बाय I2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो। ठीक है, मतलब कि आप इस प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न डाले हैं, मतलब कितना कॉइलिंग किए हैं, और सेकेंडरी में कितना कॉइलिंग किए हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देने से आपको क्या मिल जाएगा, टर्न्स रेशियो मिल जाएगा। ये क्या बताता है कि आप कितना वोल्टेज रिट्रीव कर रहे हैं, मतलब आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए, कितना से कितना ले जाना है। मतलब अगर हम मान लें कि
240 वोल्ट है, ठीक है, उसको कम करके आपको कम पे लाना है 100 पे, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना उसमें टर्न किए हैं, क्वाइलिंग किए हैं। अब आता है फिर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो वैसा ट्रांसफार्मर जब आप वोल्टेज को लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लें कि 40 वोल्ट है, उसको उठा के आप 90 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। ए ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, इट हैज मोर टर्न्स, यानी कि उस पर टर्न्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज ज्यादा होगा उसको कम करेंगे, मतलब 100 है उसको कम करके 50 करना है, तो उसका वाइंडिंग भी कम होगा, यानी कि पहले ज्यादा होगा, पहले कम ज्यादा होगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इंपीडेंस क्या होता है, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन विच बोथ रेसिस्टेंस एंड, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले इंपीडेंस के बारे में बात की वही चीज है, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज को बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब आता है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, द मेजर हाउ मच सेकेंडरी वाइंडिंग चेंज फ्रॉम नो लोड ऑन फुल लोड, ठीक है, यानी कि वोल्टेज क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन द मेजर हाउ मच सेकेंडरी वोल्टेज चेंज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मतलब जब नो लोड वोल्टेज था तब कितना था, और जब हम लोग फुल लोड यानी कि जब उस पर हम लोग लोड लगा दिए तब वोल्टेज क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अब इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी है कि हम लोग द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, मतलब जितना हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग 50% लगा के 60% कमा रहे हैं, तो 10% क्या हो गया उसका इफिशियंसी हो गया, मतलब 10 रुपया वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया इफिशियंसी। उसी तरह का है कि कितना इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलता है, इफिशियंसी। अब आता है लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या चीज होता है भाई, लीकेज फ्लक्स होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम लोग क्वाइलिंग करते हैं, तो जैसे हम लोग यहां पर क्वाइल किए, ठीक है, तो यहां पर एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये फ्लक्स को तो मेरा तो जो इस कोर में मूव करेगा वही फ्लक्स मेरा इस्तेमाल के काम है, ठीक है, लेकिन कुछ फ्लक्स क्या कर रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स हम लोग यूज में नहीं ला पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं स्टेटर क्या चीज होता है, रोटेटर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, कोर क्या होता है, और फिर बेरिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो रोटेटर क्या होता है, रोटेटर होता है एक स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, स्टेटर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, स्टैटिक पार्ट ऑफ ए मोटर विच कंटेन वाइंडिंग, जिसपे क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है किसमें, मोटर में, जिसमें वाइंडिंग क्या होता है, तो वो क्या हो गया, आपका स्टेटर हो गया। रोटेटर क्या होता है, जो चीज पार्ट रोटेट करता है, किसमें, मोटर में, रोटेट पार्ट मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए मोटर दैट इंसर्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर आप लोगों ने क्या किया, डाला हुआ है, रॉड डाला हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रोटेटिंग वाला पार्ट हो गया, और ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, रोटेटर। अब वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग थोड़ी देर पहले बात की कि जो भी आपका कोर है उसके ऊपर आप लोगों ने क्वाइलिंग किया हुआ है, यानी कि कॉपर का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग, यानी क्वाइल ऑफ ए वायर ऑन स्टेटर और रोटेटर दैट कैरी करंट एंड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी फॉर अ मोटर ऑपरेशन। समझ में आ गया कि जो हम जैसे कि ये आपका क्या है, क्वाइल है, सॉरी क्वाइल नहीं, ये आपका कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, कोर है, इसके ऊपर हम लोग क्या किया, कॉपर का क्वाइलिंग कर दिए, ठीक है, यानी कि डाल दिए ताकि इससे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड बने, तो इसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। कोर क्या चीज होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कोर क्या चीज होता है, ठीक है। बेरिंग क्या होता है, सपोर्ट क्या चीज होता है, सपोर्ट दैट रोटेट अलोंग, यानी कि मतलब ये क्या है, आपका रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर एक सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, बेरिंग लगा हुआ है ताकि ये मूव करे, लेकिन ये वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि कुछ करे, सपोर्ट करे, ठीक है, अलाउ टू रोटेटिंग स्मूथली, यानी कि अच्छे से मूव कर पाए। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा, स्पिनर देखा होगा, तो उसको जैसे ऐसे घुमाते हैं तो कितना स्पीड से घूम करता है, तो उसके अंदर भी क्या लगा हुआ रहता है, बेरिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। शाफ्ट क्या चीज होता है, शाफ्ट क्या है, द पार्ट ऑफ ए रोटेटर, ठीक है, रोटेटर का पार्ट होता है, ये तो घूम रहा है लेकिन इसके ऊपर पतली सी एक नली लगा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और यही शाफ्ट, इसी शाफ्ट से हम लोग कोई भी लोड पे लगाते हैं, जैसे कि कोई मोटर को घुमाना रहे तो इसी शाफ्ट से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, फिर वो घूमता है, ठीक है। चलिए अब आता है टॉर्क क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, देखो रोटेशनल फोर्स, यानी कि मान लें अगर ये क्या है, कोई रॉड है, ठीक है, ठीक है,
अगर हम लोग कोई इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क, ठीक है। और लेकिन इसका एक एंड क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जब हम लोग कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, मूव करता है। यानी कि रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय मोटर की टाइप इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क एंड ब्रेकडाउन टॉर्क, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क है। मतलब क्या, एक रोटेशनल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है भाई, द रेशियो ऑफ रियल पावर यूज टू परफॉर्म वर्क। मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ रियल पावर, मतलब रियल पावर का जो रेशियो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके, टू वर्क टू द अपरेंट पावर, यानी कि रियल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, जो पावर हम लोग को मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा पावर फैक्टर, ठीक है। इफिशियंसी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि इफिशियंसी क्या होगा, रेशियो ऑफ मैकेनिकल आउटपुट टू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने करंट डाला, एक साइड से करंट डाला और एक साइड से हम लोग मैकेनिकल चीज उससे मूव कर रहे हैं, तो जितना इनपुट डाले और आउटपुट क्या मिल रहा है वो परसेंटेज में बताएगा, वही चीज क्या होगा, इफिशियंसी, कितना आप लोग इफेक्टिव ये काम करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इफिशियंसी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उसके भी बारे में बात किया था। चलिए अब आते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। सेशन काफी लंबा हो रहा है क्योंकि ये वाइवा का तो ज्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो सर्किट ब्रेकडाउन क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ग्राउंडिंग क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिव क्या होता है और आरसीडी क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो सर्किट ब्रेकडाउन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, सर्किट ब्रेकडाउन का एक प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली इंटरप्ट व्हेन करंट फ्लो इन अ सर्किट काउज एन ओवरलोड। जब कभी भी ओवरलोड होगा यानी कि एक्स्ट्रा करंट आना करेगा या फिर शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, अपना काम करेगा, वो उसको सर्किट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से क्या फायदा कि आपका जो पूरा घर का जो पूरा का पूरा वायरिंग है वो खराब ना हो जाए, ठीक है, महंगा महंगा चीज लगा हुआ है वो खराब ना हो, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकडाउन क्या करता है, अपना जान देके पूरे घर को बचा लेता है, ठीक है, दिस इज सर्किट ब्रेकडाउन। सेम उसी तरह फ्यूज भी क्या, एक सेफ्टी डिवाइस, जब ओवरलोड करंट उसमें आता है तो अपने आप को तोड़ देता है, ठीक है, और पूरे घर को बचा लेता है। ग्राउंडिंग क्या है, ग्राउंडिंग क्या होता है, जब एक्सेस मटेरियल, जब एक्सेस करंट आ जाता है, ठीक है, ओवरलोड होने लगता है, तो उसको बायपास करके सारा एनर्जी क्या होता है, अर्थ को दे देता है, ठीक है। तो दिस इज ग्राउंडिंग। कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड टू इंश्योर सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग पाथ फॉर फॉल्ट करंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ओके, ताकि शॉक वुक नहीं लगे जब कभी भी फॉल्टी करंट आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद आरसीडी क्या होता है, रेसिडुअल करंट डिवाइस, ए सेफ्टी डिवाइस दैट डिटेक्ट इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रिकल करंट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट, प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल शॉक। आरसीडी क्या, एक सेफ्टी डिवाइस है, उसको क्या कर, वो डिटेक्ट करता है, वो पता लगाता है कि इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, पता लगाना है कि भाई इस घर में, पूरे घर में कहीं पर तो लोचा हो रहा है, तो वो कौन बताता है, आरसीडी बताता है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, वो भी एक सेफ्टी डिवाइस है ताकि पूरे घर का इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बच जाए, ठीक है। अब आता है एम्प्लिसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कंडक्टर और ए डिवाइस कैन सेफली कैरी मेजर इन एम्पेयर, ठीक है। एम्पेसिटी क्या होता है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी मटेरियल इतना करंट तक मूव अपने ऊपर लोड मतलब सहन कर सकता है, वो कौन बताता है, एम्प्लिसिटी। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर, एक क्या, एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, हायर वोल्टेज को लोअर साइड ले आता है या फिर लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज ले आता है, मतलब वो वोल्टेज रेगुलेशन में काम करता है, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, उसके बाद फिर है इंसुलेशन, जंक्शन बॉक्स, ठीक है। न्यूट्रल वायर क्या होता है, ए वायर दैट कैरी करंट बैक टू द पावर सोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल वायर। लाइव वायर क्या होता है, दैट कैरी करंट टू द लोड, मतलब वैसा वायर जो क्या करे, करंट को लोड तक, जो लोड लगाए वहां तक पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइव वायर बोलते हैं। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन मतलब है कि कोई लाइव वायर है, उसमें करंट मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग जाए, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ाता है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। तो मटेरियल यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फ्रॉम मेकिंग क्या बोलता है, अंटिल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, कंडक्टिव में, मतलब वही है कि शॉक लगने से बचाए, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मटेरियल लगा हुआ है जो क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। वो किसका होता है, इंसुलेटर्स का बना होता है। जंक्शन बॉक्स क्या होता है, जंक्शन बॉक्स ए इनक्लोज used to protect and house electrical connection ensuring safely and preventing short circuit। मतलब जंक्शन बॉक्स क्या करता है कि ऐसा जगह जहां पर क्या हो, पूरे घर का वायरिंग एक जगह आके मिले, ठीक है, और फिर जब कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग वहां से पूरा का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं, यानी कि सारा काम धाम, यानी कि एक मान लो कि एक हब बनाते हैं, यहाँ पर सब जगह का वायर वहां पर पहुंच रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स,
ठीक है। तो चलिए हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया BEE का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अब वाइवा में कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना फाइल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और वाइवा का सारा क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने करवाया वो सारा चीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा नंबर आ जाएगा वाइवा में। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने दूसरे सेशन में, ठीक है, जो होगा हमारा क्या चीज, फिजिक्स का।